हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित शर्मा और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में, कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, जिसमें हमने टाइफाइड को पढ़ा, न्यूमोनिया को पढ़ा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी डिजीज जो किससे होगी, प्रोटोजोआन से होने वाली डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में, वर्म्स के इन्फेक्शन और फंजाई से होने वाली जो कुछ डिजीज हमारे एनसीईआरटी में मेंशन की गई हैं, हम उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रोटोजोआन डिजीज। तो दो जो डिजीज हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन की गई हैं। पहला है एमीबियासिस। ठीक है, एमीबियासिस जो है इसे अमीबिक डाइसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, एमीबियासिस के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है जी, ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये इंफेक्शन शो करने के लिए, यानी कि अमीबिक डाइसेंट्री शो करने के लिए हमारी बॉडी में जब आता है तो आता कैसे है, कहने का मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इस बीमारी के लिए वो है फीकल ओरल रूट, यानी कि ये जो पैथोजन है ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू फीकल ओरल रूट। और ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये कंटामिनेट कैसे करेगा फूड को और वाटर को, कि इसके सिस्ट जो है वो इंफेक्टेड इंडिविजुअल के फीकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हाउस फ्लाई जो है वो एक कैरियर के तौर पर काम करती है कि इस तरह के फीकल मैटर के ऊपर जो कि कंटामिनेटेड हो सिस्ट से, ठीक है, उसके ऊपर जब बैठती है और वहां से वो फ्लाई करते हुए आपके फूड जो है उन पर अगर जाकर के बैठेगी तो वो कंटामिनेट कर देगी आपके खाए जाने वाले जो फूड है उसके ऊपर, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको कंटामिनेट करेगी। और वो कंटामिनेटेड फूड जो है या वाटर जो है वो जब हम यूज करेंगे तो वो जो इन्फेक्टिव सिस्ट था वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और अमीबिक डाइसेंट्री की कंडीशन को अपीयर करवाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ढका हुआ जो फूड है, साफ सुथरा जो फूड है वही खाना चाहिए, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि एमीबियासिस या अमीबिक डाइसेंट्री के सिम्टम्स क्या है। चूंकि ये फीकल ओरल रूट से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो ज्यादातर सिम्टम जो होंगे वो हमारी गट से एसोसिएटेड होंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, ठीक है, क्रैम्प्स, ठीक है, और साथ ही साथ स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड। तो ये जो है ये मेन सिम्टम्स अपीयर होते हैं किसमें, अमीबियासिस में या अमीबिक डाइसेंट्री में। एक डाइसेंट्री हम लोगों ने बैक्टीरियल डाइसेंट्री भी पढ़ी थी, ठीक है, जो कि शिगेलोसिस भी बोली जाती है। और ये जो डाइसेंट्री है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। यहां पर ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के जो सेल्स हैं ये गट की वॉल के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्रोटोजोआन डिजीज है वो है मलेरिया। ठीक है, जो दूसरी प्रोटोजोआन डिजीज एनसीईआरटी में मेंशन की गई है वो कौन सी है, वो है जी मलेरिया। और मलेरिया जो है वो यहां नाम लिख देते हैं हम, मलेरिया। और दोस्तों ये जो मलेरिया है ये इसे अपने यहां लोकल मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, मियादी बुखार। ठीक है, मलेरिया के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है
वो पैथोजन कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज जो हैं वो अपने सराउंडिंग में देखने को मिलती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। एक है वाइवेक्स, दूसरा है ओवेल, तीसरा है मलेरिया और चौथा जो है वो है फैल्सीपेरम। ये चारों जो स्पीसीज है ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनमें से जो फैल्सीपेरम है इससे होने वाली जो मलेरिया है इसे डेडली मलेरिया माना जाता है। मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया जो है वो माना जाता है। कौन से फैलती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने पैथोजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरी बात, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब कौन नहीं जानता होगा कि जो मलेरिया है वो कैसे फैलता है, ठीक है। मलेरिया जो है इसके फैलने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? वेक्टर। कौन सा वेक्टर? मॉस्किटो वेक्टर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं उन्हें एग ले करने पड़ते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद, ठीक है। और एग लेइंग के लिए उनको प्रोटीन रिच डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो मेमेलियन ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। भूले भटके ही सही, मेमेलियन ब्लड के ऊपर फीड करने के चक्कर में वो इस तरह के कुछ जो पैथोजेंस हैं उनको ट्रांसमिट करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो फीमेल एनोफिलीज जिस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करती है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज जो है सिर्फ फीमेल एनोफिलीज, मेल एनोफिलीज नहीं करते हैं, उनको एग ले नहीं करने होते हैं, वो फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है उसी की डाइट पर अपने हंसी खुशी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन ये फीमेल एनोफिलीज जो हैं ये ब्लड डाइट रिक्वायर्ड होती है इनको एग लेने के लिए, ठीक है। इसलिए ये वेक्टर का काम भी करते हैं। दूसरा जो फीमेल एनोफिलीज है वो प्लाज्मोडियम की सेकंड होस्ट भी है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है उसको 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एक ह्यूमन हो गए और दूसरा जो होस्ट है वो कौन सा है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। अब यहां पर तीसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है? हमारे एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल भी दी गई है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, और हाँ डिटेल में अगर पढ़नी होगी तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के ऊपर, उसमें हम डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला जो फेज है उसे सीजोगोनी का नाम दिया जाता है, ठीक है। कौन सा फेज है ये? सीजोगोनी। और ये पूरी तरह से किसकी बॉडी में होगा? ह्यूमंस की बॉडी में होगा। ये तब स्टार्ट होता है जब पहली बार कोई प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करती है। उसके बाद जब वो कंटिन्यू करेगा अपने लाइफ साइकिल को, तब ये फर्स्ट फेज है जो वो शो करेगा। दूसरा जो फेज है उसे हम नाम देते हैं गैमोगोनी, ठीक है। गैमोगोनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है मॉस्किटो प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है इसका एंटीरियर पार्ट यानी कि इसका एक भाग ह्यूमन की बॉडी में होगा। ये शुरू तो होगा ह्यूमन की बॉडी में, लेकिन ये कंप्लीट होगा जाकर के किसमें? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सीजोगोनी कंप्लीटली ह्यूमन में होगा, गैमोगोनी जो है उसका कुछ पार्ट ह्यूमन की बॉडी में होगा, और बाकी ये जो गैमोगोनी है ये कंप्लीट होगा किसकी बॉडी में? मॉस्किटो की बॉडी में। और उसके बाद जो थर्ड फेज है इसकी लाइफ साइकिल का, जिसे हम नाम देते हैं स्पोरोगोनी, ठीक है। स्पोरोगोनी जो है इसकी लाइफ साइकिल का लास्ट फेज है। इसमें ये जो है इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम को फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं स्पोरोजोइड, इसलिए इसका नाम स्पोरोगोनी है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइड्स, ठीक है। तो स्पोरोगोनी जो है ये कंप्लीटली किसकी बॉडी में होगा? मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे कि जो
प्लाज्मोडियम है, इसको 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो फीमेल एनोफिलीज जो है वो सेकंड होस्ट की तरह काम करता है इसमें। ठीक है, अब ये जो 3 स्टेप हैं या 3 फेजेस जो हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ से हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजोगोनी की। ठीक है, तो जी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, यानी कि पैथोजन की वो स्टेज जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करती है, उसको हम नाम देते हैं जी स्पोरोजोइट। ठीक है, ये हम कौन सा फेज पढ़ रहे हैं? सीजोगोनी। ठीक है, सीजोगोनी। और सीजोगोनी की शुरुआत कब होती है? जब कोई मच्छर जो है वो एक हेल्दी पर्सन को, इन्फेक्टेड मच्छर जो है वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है ब्लड सक करने के लिए, और जब बाइट करेगा वो ब्लड सक करने के लिए, तो वो जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है, कौन सी? स्पोरोजोइट, ये एंटर कर जाएगी किसमें? ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में ये एंटर कर जाती है। ठीक है, और ह्यूमन ब्लड में एंटर करने के बाद ये आधे घंटे के अंदर ही कहां पहुंच जाती हैं? लीवर सेल्स में। ठीक है, लीवर सेल में ये क्या करेंगी? ग्रो करेंगी, ग्रो इन साइज टू फॉर्म सीजोंट। सीजोंट नाम की एक स्टेज बना लेंगी, एक काफी बड़े साइज का सेल बना लेंगी जिसको सीजोंट बोला जाता है। इसी सीजोंट के नाम पर ये जो फेज है लाइफ साइकिल का, इसको सीजोगोनी बोला गया। ठीक है, ये जो सीजोंट बना है, अब ये क्या करेगा? मल्टीपल फिजन शो करेगा। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन से मैनी स्मॉल पैरासाइटिक सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, मैनी स्मॉल पैरासाइटिक सेल्स। और ये जो छोटे छोटे पैरासाइटिक सेल्स बने हैं सीजोंट के मल्टीपल फिजन की वजह से, ये लीवर सेल्स को बर्स्ट करते हुए, लीवर सेल्स को डैमेज करते हुए कहां रिलीज हो जाएंगे जी? ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये ब्लड में रिलीज किए जाएंगे तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? आरबीसी। अब ये जो छोटे छोटे पैरासाइटिक सेल्स मल्टीपल फिजन ऑफ सीजोंट से जो बने थे, ये किसको इन्वेड करेंगे? आरबीसी को इन्वेड करेंगे। और काम क्या है आरबीसी को इन्वेड करने के बाद में? अगेन वही, ग्रो इन साइज टू फॉर्म अगेन सीजोंट। फिर क्या होगा? फिर मल्टीपल फिजन होगा। ठीक है, फिर से क्या होगा? मल्टीपल फिजन शो होगा, और फिर से क्या बनेंगे? न्यू स्मॉल पैरासाइटिक सेल्स। ठीक है, क्या होगा? नए छोटे पैरासाइटिक सेल्स बनेंगे। ये पैरासाइटिक सेल्स आरबीसी, जो इन्फेक्टेड आरबीसी थी, उसको फिर से फाड़ करके बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे तो कहां निकलेंगे? ब्लड में निकलेंगे, और ब्लड में फिर से क्या करेंगे? नए आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे, नए आरबीसी को इन्वेड करेंगे। वो क्या रहा है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि स्पोरोजोइट एंटर करता है ब्लड में, ब्लड में एंटर करने के आधे घंटे के अंदर वो पहुंच जाएगा लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में जो स्पोरोजोइट है वो लीवर सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर फीड करेगा, साइज में ग्रो करेगा, सीजोंट बना लेगा। ये जो सीजोंट है ये मल्टीपल फिजन शो करेगा, तो कई सारे छोटे छोटे पैरासाइटिक सेल्स बन जाएंगे। ये पैरासाइटिक सेल्स ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। कब? जब ये लीवर सेल्स बर्स्ट कर जाएंगे। जैसे ही ये पैरासाइटिक सेल्स ब्लड में आएंगे, ये आरबीसी के को इन्वेड करेंगे। ठीक है, आरबीसी में यही जो साइकिल थी ग्रोथ की, सीजोगोनी, आरबीसी के अंदर एंटर किया, सीजोंट बनेगा, सीजोंट मल्टीपल फिजन शो करेगा, मल्टीपल फिजन से फिर से छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे, वो फिर से आरबीसी के सेल को रप्चर करके बाहर निकलेंगे ब्लड में, और ब्लड में रिलीज होते ही वो फिर से नई आरबीसी को ढूंढेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो स्टेज है, इस टाइम जब वो पैरासाइट्स जो हैं आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकलेंगे ब्लड में, उस दौरान ब्लड के अंदर हीमोजोइन, क्या? हीमोजोइन नाम का एक केमिकल, ठीक है, हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन जो है ये भी रिलीज हो जाता है। किसमें? ब्लड में।
हुआ क्या था, आरबीसी के अंदर एंटर कर गए थे ना, आरबीसी में सिजोंट बना, साइज में ग्रो करके मल्टीपल फिजन हुआ। तो जब ये ग्रो करेगा आरबीसी के अंदर, तो ये साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी को इंजेस्ट करेगा और अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो आरबीसी के अंदर ही, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ही रिलीज करता रहेगा। और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, टॉक्सिन होता है, जिसको नाम देते हैं हम हीमोजॉइन। अब चूंकि आरबीसी रप्चर हुई इनके बाहर निकलने के दौरान, तो ये जो हीमोजॉइन है ये भी कहां आ गया, ब्लड में आ गया। और जैसे ही ये ब्लड में आएगा, जैसे ही हीमोजॉइन ब्लड में आएगा, वैसे ही सडनली जो पर्सन है उसको एकदम से बुखार अपीयर हो जाएगा, फीवर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, उस पर्सन में जैसे ही हीमोजॉइन ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो बुखार जो है वो आ जाएगा, उसे उसका टेम्परेचर रेज कर जाएगा। ठीक है, और ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए ही होता है। तो जब तक बुखार है तब तक ही मलेरियल पैरासाइट टेस्ट, एमपी टेस्ट जो है वो तभी तक फायदेमंद है जब बुखार हो और उसी समय टेस्टिंग हो जाए। बुखार उतरने के बाद में अगर टेस्टिंग करवाने के लिए जाएंगे तब तक क्या होता है, ये जो मलेरियल पैरासाइट निकले थे आरबीसी से बाहर, ये फिर से नए आरबीसी के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो आरबीसी के अंदर एंटर कर चुके होते हैं तो आपके टेस्ट में कुछ भी नहीं अपीयर होता। आपका जो ब्लड टेस्ट होगा उस समय पता नहीं लगेगा कि आपके बॉडी में मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं है। मलेरियल पैरासाइट को डिटेक्ट करना है अगर एमपी टेस्ट में, तो उसके लिए उस समय टेस्ट करवाना जरूरी है जिस समय इंडिविजुअल को फीवर अपीयर हुआ। ठीक है, अब क्या है, ये जो स्टेज है, ये जो साइकिल है, ये बार बार चलेगी, बार बार चलेगी, बार बार चलेगी। ठीक है, और इंडिविजुअल जो है हर 2-3 दिन ठीक रहेगा, फिर तीसरे या चौथे दिन बुखार अपीयर हो जाएगी, 2-3 दिन फिर ठीक रहेगा, फिर तीसरे चौथे दिन बुखार अपीयर हो जाएगी। इसीलिए इसको मियादी बुखार बोला जाता है। फिर 2-3 दिन तक तो ठीक रहता आदमी और फिर तीसरे या चौथे दिन फिर से बुखार अपीयर हो जाती है, यानी कि मियाद है इसकी कोई। ठीक है, तो ये जो है इसकी फर्स्ट फेज है, क्या, सीजोगोनी। अब क्या है, सेकंड स्टेज में ये कैसे एंटर करेगा कि आरबीसी से जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, आरबीसी से जो ये रप्चरिंग कर दिखा दी हमने, क्या, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी टू रिलीज स्मॉल पैरासाइटिक सेल्स, और कहां पर, ब्लड में, इन ब्लड। अब क्या है, ये जो पैरासाइटिक सेल हैं ये री एंटर करेंगे फ्रेश आरबीसी के अंदर। ठीक है, फ्रेश आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे और फ्रेश आरबीसी में एंटर करने के बाद में कुछ जो पैरासाइटिक सेल्स होंगे वो मेल गैमेटोसाइट बनाएंगे, मेल गैमेटोसाइट, यानी कि अब वो साइज में ग्रो करके सिजोंट नहीं बनाएंगे। वरना क्या था, सीजोगोनी में तो क्या हो रहा था, हर बार जब वो नए आरबीसी में इन्वेड करते तो वो आरबीसी के साइटोप्लाज्म के ऊपर फीड करते, साइज में ग्रो करते और सिजोंट बना लेते, उसके बाद मल्टीपल फिजन शो करते, काम खत्म। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस बार किसमें, गैमोगोनी के अंदर। ठीक है, गैमोगोनी में अब क्या होगा, जैसे ही आरबीसी रप्चर हुआ, स्मॉल पैरासाइटिक सेल जो ब्लड में आ गए, तो ये पैरासाइटिक सेल जब आरबीसी में एंटर करेंगे तो आरबीसी में एंटर करने के बाद कुछ जो है वो मेल गैमेटोसाइट बनाएंगे और कुछ जो हैं वो फीमेल गैमेटोसाइट्स बना देंगे। ठीक है, कुछ मेल गैमेटोसाइट और कुछ फीमेल गैमेटोसाइट। ये वो पार्टिकुलर स्टेजेस हैं जिसके बाद ह्यूमन के अंदर कोई फर्दर डेवलपमेंट शो नहीं होती। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना है तो मेल गैमेटोसाइट से गैमीट बनना है और फीमेल गैमेटोसाइट से फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमेटोसाइट से मेल गैमीट, फीमेल गैमेटोसाइट से फीमेल गैमीट, और ये फर्टिलाइज करेंगे कहां, ह्यूमन की बॉडी में नहीं। अब जरूरत है किसकी, मॉस्किटो की। अब इससे आगे का जो फेज होगा गैमोगोनी का, वो किस में होगा, मॉस्किटो में होगा। मॉस्किटो क्या करेगा, ब्लड सक करने के लिए आएगा। भाई वो जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, अब मॉस्किटो को थोड़ी ना पता है उसकी बॉडी के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम वेट कर रहा है उसका, मेल गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम या फीमेल गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम वेट कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम। वो तो नॉर्मल है, अपने ब्लड डाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की बॉडी पर बैठा,
बाइट किया और ब्लड को सक करने लगा, लेकिन उस ब्लड के अंदर ऐसे आरबीसीज प्रेजेंट थे जिनमें मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट थे। ठीक है, अगर वो मॉस्किटो नहीं आता तो ये यहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इससे आगे का काम यहां नहीं चल सकता ह्यूमन बॉडी में। तो मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट को मॉस्किटो होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो मॉस्किटो आएगा, बाइट करेगा, ब्लड सक करेगा, तो ये जो आरबीसी कंटेनिंग मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट है ये किस में चले जाएंगे, गट ऑफ मॉस्किटो में। ठीक है, मॉस्किटो गट के अंदर चले गए। ठीक है, मॉस्किटो गट में पहुंचने के बाद इनमें से मेल गैमीट बनेगा मेल गैमेटोसाइट से, फीमेल गैमीट बनेगा फीमेल गैमेटोसाइट से। ठीक है, एंड दे फ्यूज, मान लेते हैं ये हमने ये दिखा दिया, ये हमने ऐसे दिखा दिया, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन गया। ये यहां पर गैमोगोनी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और ये देखिए 50% जो है वो किसमें हुई, ह्यूमन की बॉडी में, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है किसमें हुआ, मॉस्किटो की बॉडी में। ठीक है, यहां तक ये क्या हुई, गैमोगोनी हुई। इसके बाद ये जो जाइगोट है ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की एक स्ट्रक्चर जो है वो अटेन कर लेगा, इसको ऊकाइनीट नाम दिया जाता है। ठीक है, ऊकाइनीट। ये क्या करेगा, इट penetrate the wall of gut, या it penetrate the gut wall and come to lie under outer second layer, या under outer layer of gut। भाई ये जो जाइगोट था ये किसमें, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिसको नाम दिया जाता है ऊकाइनीट। ये ऊकाइनीट जो है वो पियर्स करेगा, छेद करता हुआ अंदर घुसेगा, पेनिट्रेट करेगा किसको, गट की वाल को। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं पेनिट्रेट करेगा, क्या करेगा, ये पेनिट्रेट करता हुआ जो गट की आउटर मोस्ट वॉल होगी उससे अंदर की तरफ आ जाएगा और वहीं पर पड़ा रहेगा। ठीक है, there it develop a thick wall, और वहां पर क्या है, एक थिक वॉल जो है राउंडेड शेप को अटेन कर लेगा और एक अपने ऊपर थिक वॉल जो है वो डेवलप कर लेगा। अब इस केस में इस स्ट्रक्चर को, जो ऊकाइनीट आया था वो तो वर्म लाइक था, लेकिन अब जो है ऊकाइनीट वो राउंडेड शेप को अटेन कर चुका है और अपने ऊपर एक थिक वाल जो है वो डेवलप कर लिए। अब इस केस में इसको हम नाम देते हैं oocyst। ठीक है, क्या नाम देंगे, oocyst। एक टाइम पर मॉस्किटो की गट वॉल में लाखों oocyst प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो oocyst है नाउ शो अगेन मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो मल्टीपल फिजन शो करता हुआ इन्फेक्टिव स्टेज को बना लेगा, जिसको हम नाम देते हैं स्पोरोजोइट। ठीक है, क्या हुआ कि यहां तक तो गैमोगोनी हुई, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। गैमोगोनी जो स्टार्ट हुई थी ह्यूमन में वो मॉस्किटो की बॉडी में आकर के कंप्लीट हो गई। अब गैमोगोनी के आगे का जो फेज है यानी कि थर्ड फेज, जिसको हम नाम दे रहे थे स्पोरोगोनी, वो स्टार्ट होगी मॉस्किटो की बॉडी में। जाइगोट जो है वो इलोंगेट करेगा, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम नाम देते हैं ऊकाइनीट। ये ऊकाइनीट गट की वॉल को पियर्स करता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ आउटर वॉल के जस्ट इनर साइड पर राउंडेड शेप को अटेन करके पड़ जाएगा, वहां पर बैठा रहेगा, खुद के ऊपर एक थिक वॉल डेवलप कर लेगा और इसको इस समय हम नाम देंगे oocyst। ये oocyst जो है वो मल्टीपल फिजन शो करेगा और एक oocyst के अंदर लगभग 10,000 छोटे छोटे इन्फेक्टिव पार्टिकल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिनको हमने शुरू में ही नाम दिया था स्पोरोजोइट। ठीक है, अब जैसे ही ये oocyst के अंदर स्पोरोजोइट बने तो जैसे ही मैच्योर होगा ये स्पोरोजोइट जो है बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, oocyst को रप्चर कर देंगे और
स्पोरोजोइट जैसे ही बाहर निकलेंगे ये सैलिवरी ग्लैंड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जैसे ही मच्छर किसी हेल्दी इंडिविजुअल को काटे तो मच्छर के सलाइवा के साथ साथ ये उस हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये थर्ड फेज जो होता है, चूंकि इसमें स्पोरोजोइड बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिजन इन oocysts, हम इसको नाम देते हैं क्या, स्पोरोगोनी। ठीक है, तो ये है जी लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। 3 फेजेस हैं, सीजोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी। सीजोगोनी जो है वो तब स्टार्ट होती है जब स्पोरोजोइड जो है वो ह्यूमन बॉडी में आता है, लिवर को इन्फेक्ट करता है, नंबर इंक्रीज करता है, फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, नंबर इंक्रीज करता है, और ये साइकिल को कंटिन्यू बनाए रखता है ताकि नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहे। जब सफिशिएंट नंबर बन चुका होता है उस समय वो सीजोगोनी को छोड़कर गैमोगोनी में एंटर करता है। गैमोगोनी में क्या होगा, वो फ्रेश आरबीसी को इन्वेड करेगा। फ्रेश आरबीसी में इन्वेड करने के बाद वो सिजोंट बनाने के बजाय गैमेटोसाइट्स बना देगा। मेल गैमेटोसाइट अलग, फीमेल गैमेटोसाइट अलग। ठीक है, यहीं तक ह्यूमन के अंदर गैमोगोनी चल सकती है। इससे आगे का जो पार्ट है गैमोगोनी का उसे चाहिए मॉस्किटो बॉडी कंप्लीशन के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मच्छर उस इंडिविजुअल को काटेगा तो उसकी बॉडी में वो मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट कंटेनिंग आरबीसी पहुंच गए। वहां पर उन आरबीसी में से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाए जाएंगे, और ये जो गैमीट बनाए जाएंगे ये वहां पर फर्टिलाइजेशन शो कर देंगे, सिनगैमी शो करेंगे, और क्या बना लेंगे, जाइगोट। यहां पर मॉस्किटो बॉडी में गैमोगोनी कंप्लीट होती है। इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें जाइगोट जो है वर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऊकाइनीट, फिर पेनिट्रेट करता है गट वाल को और आउटर वाल ऑफ द गट में आकर के रुक जाता है। वहां पर एक थिक वाल डेवलप करता है, oocyst बना लेता है, और oocyst जो है वो मल्टीपल फिजन शो करते हुए स्पोरोजोइट्स को फॉर्म करेगा। जैसे ही स्पोरोजोइट्स बनेंगे ये oocyst की वॉल को रप्चर करेंगे, फ्री हो जाएंगे, हीमोसील में आ जाएंगे, और वहां से हीमोलिम्फ के थ्रू ट्रेवल करते हुए ये कहां तक पहुंच जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो तक, ताकि जब भी मॉस्किटो दोबारा से किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर बाइट करे तो उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट जो है वो ट्रांसफर किए जा सके। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम का कंप्लीट लाइफ साइकिल था। और मलेरिया का सबसे कॉमन सिम्टम, ठीक है, क्या है, मलेरिया का सबसे कॉमन सिम्टम है रिकरिंग फीवर आफ्टर 3 to 4 days। हर 3 से 4 दिन बाद, 2-3 दिन आराम से रहेगा आदमी बिना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुए, उसकी बॉडी जो है ऐसे लगेगी जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तीसरे या चौथे दिन फीवर एकदम से अपीयर हो जाती है। ये मेन सिम्टम है मलेरिया का। ठीक है, तो प्रोटोजोआन से होने वाली डिजीज जो है वो हमने पढ़ ली है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो कौन सी है, वो है जी वायरस से होने वाली डिजीज। ठीक है, वायरस से होने वाली एक ही डिजीज एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड। तो हम लोग कॉमन कोल्ड को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है, एक दो कुछ इंपोर्टेंट डिजीज जो है आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि इन दिनों अपने आसपास ये बीमारियां सुनने को मिल जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो पहली डिजीज है वायरस से होने वाली वो कौन सी है, कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो है इसके लिए पैथोजन कौन सा है, इसको हम जनरली जुखाम के नाम से जानते हैं। पैथोजन जो एक ग्रुप है वायरसेस का जिसको हम नाम देते हैं राइनो वायरसेस। ठीक है, राइनो वायरसेस के द्वारा ये फैलाया जाता है। और फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। भाई छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जब भी इंफेक्टेड पर्सन जो वो खांसता है या छींकता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो आप तक पहुंच जाएंगे और आप में भी कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो एंटर कर जाएगा, कॉमन कोल्ड की सिचुएशन अपीयर हो जाएगी। या फिर फोमाइट्स, फोमाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इस्तेमाल किसने किया था, कॉमन कोल्ड से इंफेक्टेड पर्सन ने किया था। अगर हम
उन यूज्ड फोमाइट्स को, जैसे डोर नॉब हो गए हैं, पेन हो गया है, हैंकी हो गया, इनका अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो जो वायरस है वो हमारी बॉडी तक आ सकता है। लेकिन ये सीवियर डिजीज नहीं है। कॉमन सिम्टम्स जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, देखिए ये जो राइनोवायरसेस का ये जो ग्रुप है जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, लंग्स तक नहीं पहुंचती है इनकी कहानी जो है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही इनकी कहानी वहीं पर शुरू होती है, वहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे नेजल कॉन्जेशन, ठीक है, नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, होर्सनेस, खराश की सी दिक्कत अपीयर हो सकती है, सोर थ्रोट है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सीवियर कंडीशन में हेडेक है, ठीक है, तो नेजल कॉन्जेशन है, हेडेक है, होर्सनेस है, सोर थ्रोट है, ये चीजें अपीयर हो सकती है। नेजल डिस्चार्ज, नाक बहती रहेगी, नाक बंद पड़ जाएगी, ये इसके कॉमन सिम्टम है। और कॉमन कोल्ड की खास बात ये है कि इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, भी सर जुकाम हो गया, खांसी हो गई, वो डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स लिख करके दे देते हैं, और एंटीबायोटिक का 2-3 दिन हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो थोड़ा सा हमें फर्क मिलता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो वो बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम कर सकती है, तो जो खांसी है वो सही हो जाएगी, लेकिन जुकाम जो है वो वायरल कंडीशन है, ये उस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होने वाला। लेकिन 2-3 दिन आपने लगा दिए डॉक्टर तक जाने में, फिर डॉक्टर ने 3 या 5 दिन की दवाई दे दी, 6 दिन वैसे निकल गए। और कॉमन कोल्ड जो है वो जनरली ही 5 से 7 दिन तक ये रहेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है 5-7 दिनों में अपने आप क्योर हो जाता है, ठीक है, और इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिजीज थी वायरस से होने वाली, कॉमन कोल्ड। पैथोजन कौन सा है, राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फोमाइट्स। और सिम्टम्स में ये चूंकि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, इसमें नेजल कॉन्जेशन, नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट है, होर्सनेस है, हेडेक है, ठीक है। और 5 से 7 दिनों में ये अपने आप वापस ठीक भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी डिजीज है वायरस से होने वाली, वो कौन सी है जी, दूसरी डिजीज है चिकनगुनिया, ठीक है। कौन सी, चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया, जो चिकनगुनिया है इसके लिए जो पैथोजन है, देखिए वायरल डिजीज के अंदर ये बहुत ही मतलब अपने काम को आसान बना देता है कि वायरस का जो नाम है, पैथोजेनिक वायरस का जो नाम है वो डिजीज के नाम पर आप लिख सकते हैं, जैसे चिकनगुनिया वायरस, गुनिया वायरस से होती है, ठीक है। ये चिकनगुनिया वायरस से होने वाले डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो है ये एडिस इजिप्टी, ठीक है, ये भी मच्छरों के द्वारा ही फैलाया जाता है। इसके लिए फीमेल एडिस जो मॉस्किटो है वो वेक्टर के तौर पर काम करता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स में देखिए नाम से पता लग रहा है, जैसे चिकनगुनिया है, ठीक है, तो फीवर एक तो कॉमन, ठीक है। दूसरा, आदमी जो बेंट होकर के ऐसे अपने जॉइंट्स जो है उसके जॉइंट में पेन होगा बहुत ज्यादा, तो वो बेंट अप हो जाएगा, ठीक है। तो चिकनगुनिया जो वो बेंट अप कंडीशन के लिए अफ्रीकन कंट्रीज में यूज किए जाने वाली टर्म है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं जॉइंट पेन, ठीक है। फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा और कंजक्टाइविटिस जो है
ये अपीयर होगी लाइट से दूर भागेगा इंडिविजुअल, यानी कि फोटोफोबिया की कंडीशन जो है वो अपीयर होगी। इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी जो है ये अपीयर होगी। ठीक है, तो जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो वेक्टर के तौर पर काम करती है। सिम्टम्स में तेज बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा, आंखों में ललाई लिए हुए सूजन आ जाएगी, फोटोफोबिया, लाइट से दूर भागेंगे, और लिम्फेडिनोपैथी जो है लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग जो है वो अपीयर होगी इसमें, चिकनगुनिया में। ठीक है, ये दूसरी वायरल डिजीज थी। इसके बाद तीसरी जो वायरल डिजीज है वो है डेंगू। ठीक है, जो थर्ड वायरल डिजीज जो है वो क्या है? डेंगू है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं डेंगू पैथोजन। अगेन अभी बताया था वायरस वालों में हमें ये फायदा है। ठीक है, डेंगू वायरस जो है जिसको हम DENV के नाम से भी जानते हैं, ये इसका पैथोजन होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो इसका वेक्टर के तौर पर काम करती है। इसके अलावा इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं उनमें हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार, ठीक है, ये अपीयर होगी। इसके अलावा फ्रंटल हेडेक। फ्रंटल हेडेक का मतलब सिर के अगले हिस्से में, सिर का अगला हिस्सा यानी कि ये और आंखों के पीछे जो है वो दर्द अपीयर होता है। क्लियर हो रही है बात? अगले हिस्से में और आंखों के पीछे जो है वो दर्द अपीयर होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है, गम्स, ये अपीयर हो सकती है। ठीक है, मुंह से, नाक से और हमारे मसूड़ों से खून आना जो है वो अपीयर हो सकता है डेंगू में। क्लियर हो रही है बात? ये तीसरी वायरल डिजीज थी। एक हमने पढ़ी कॉमन कोल्ड, दूसरा चिकनगुनिया पढ़ा, तीसरा है डेंगू। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे वर्म के इन्फेक्शंस पर। देखिए, दो तरह के वर्म इन्फेक्शन जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, हमें वही पढ़ने हैं। ठीक है, उन दोनों में से जो एक है वो है एस्केरियासिस। जो फर्स्ट जो है वो है एस्केरियासिस। और एस्केरियासिस के लिए जो पैथोजन है, जो पैरासाइट है, वो एक राउंड वर्म है, एस्केरिस लंब्रिकॉइडिस। ठीक है, एस्केरिस लंब्रिकॉइडिस। क्लियर हुई बात? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फीकल ओरल रूट से फैलता है, यानी कि इसके जो सिस्ट हैं, इसके जो एग्स हैं, वो कंटामिनेट करते हैं किसे? फूड एंड वाटर को, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, पेट के कीड़े आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वही है। क्लियर हुई बात? इसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, क्योंकि एस्केरियासिस जो है वो आपके गट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम अपीयर होती हैं उनमें क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग अपीयर हो सकती है। ठीक है, मस्कुलर पेन अपीयर हो सकता है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग अपीयर हो सकती है, मस्कुलर पेन अपीयर हो सकता है, फीवर है। ठीक है,
फीवर अपीयर हो सकता है एंड स्वीयर इन्फेस्टेशन में ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, स्वीयर इन्फेक्शन के केस में ब्लॉकेज हो सकती है किसकी, इंटेस्टाइन की। ठीक है, एक और कंडीशन इसमें अपीयर हो सकती है एनीमिया, एनीमिया खून की कमी, एनीमिया जो है वो भी इसके अंदर अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो एस्केरियासिस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडेस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। सिम्टम्स में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये गट टिश्यू के ऊपर फीड करेगा। ठीक है, फीवर अपीयर हो सकता है, मस्कुलर पेन होगा, एनीमिक कंडीशन अपीयर हो सकती है, और अगर सीवियर केस है, काफी ज्यादा इन्फेस्टेशन है, तो इंटेस्टाइन जो है वो उसमें ब्लॉकेज अपीयर हो जाएगी। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए वैसे भारत सरकार जो है वो भी इसके ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल, ठीक है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी खाई होगी, एल्बेंडाजोल नाम की एक टैबलेट या साल्ट जो है वो स्कूलों में बच्चों के अंदर वितरित करवाती है साल में एक बार। ठीक है, ये जो एल्बेंडाजोल है ये बॉडी में कई तरह के वर्म इन्फेक्शंस को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, तो एस्केरिसिस के बाद जो दूसरा इन्फेक्शन है वर्म्स का वो है कौन सा, फाइलेरियसिस। जो दूसरा वर्म इन्फेक्शन है वो कौन सा है जी, वो है फाइलेरियसिस। ठीक है, फाइलेरियसिस या इसका जो दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका, एलिफेंटियासिस। ये नाम जो है इससे आप इसके सिम्टम के बारे में भी पता कर लेंगे। एलिफेंटियासिस मतलब फील पांव या हाथी पांव की बीमारी। ठीक है, हाथी पांव की जो बीमारी होगी उसमें क्या होता है, हमारे जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब की लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये इसका जो पैथोजन है वो अपना इन्फेक्शन जो है वो शो करता है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है, जेनाइटल एरिया में भी ये अपना इंपैक्ट शो कर सकता है, और जो स्वेलिंग आती है, जो फिजिकल चेंजेस अपीयर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो चूंकि साइज जो स्वेलिंग की वजह से जो पांव है उसका साइज काफी बढ़ जाता है, इसलिए इसको एलिफेंट फूट डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, पैथोजन जो है, पैथोजन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वुचरेरिया ब्रांकोफ्टी या वुचरेरिया मलाई। ठीक है, ये दो स्पीसीज जो है वुचरेरिया की ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस के लिए। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक मच्छर के काटने से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो वेक्टर की तरह काम करती है इसमें, और सिम्टम जो है वो अभी बताए, स्वीयर swelling in lymphatic vessels of lower limb and genital organs। ठीक है, ये वर्म से होने वाले दो इंफेक्शन हम लोगों ने किए, एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का वो है क्या, फंगल डिजीज। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि एनिमल्स के अंदर फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं बहुत ही कम है, और जो फंगस है वो मेजर पैरासाइट है किसमें,
प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। फिर भी हम यहां पर एनसीईआरटी में जो एक डिजीज दी गई है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे रिंगवर्म है। क्या? रिंगवर्म, जिसे हम दाद भी बोल देते हैं, ठीक है। वो टीवी पे ऐड आती है, अरे ये गले पे क्या हो रखा है, ऐसे गोल गोल एक चकता सा जिस पर लगातार वो खुजली करता रहता है, तो दैट कंडीशन इज एक्चुअली रिंगवर्म। और इसके लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, उन पैथोजेंस में देखिए ट्राइकोफाइटन, ठीक है, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन नाम की जो फंजाई है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, या तो ये सॉइल से, ठीक है, इट ट्रांसमिट थ्रू सॉइल, ये मिट्टी से फैल सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट से और फोमाइट से फैल सकते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी से फैली या फिर फोमाइट से फैलेगी, जैसे कि हमने कॉम्ब का इस्तेमाल कर लिया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के, या हमने टॉवल का इस्तेमाल कर लिया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के, या हमने सोप का इस्तेमाल किया उसी का जिसको इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ने भी इस्तेमाल किया था। तो जब हम इस तरह के कंघा है या तौलिया है, रुमाल है या साबुन है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के इस्तेमाल किए जाने के बाद अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फंजाई है ये हमारी बॉडी पर भी इन्फेक्शन जो है वो शो कर सकती है, रिंगवर्म, ठीक है। और सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स में रैशेस अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इंटेंस इचिंग जो है वो देखने को मिलती है। स्किन के ऊपर रैशेज अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, या स्कैल्प के ऊपर जैसे बाल वगैरह हैं, ठीक है, या यहां जैसे फेशियल हेयर्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं रैशेज अपीयर होंगे, और साथ ही साथ वहां इंटेंस इचिंग जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रोटोजोआन डिजीज की बात की, जिसमें हमने दो डिजीज पढ़ी, एमीबियासिस और मलेरिया। फिर हमने वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड को पढ़ा, चिकनगुनिया को पढ़ा और डेंगू को पढ़ा। उसके बाद में वर्म इन्फेक्शन में हमने एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस नाम की दो बीमारियों के बारे में स्टडी किया, और फंगल डिजीज में हम लोग रिंगवर्म को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इन टॉपिक्स को पढ़िएगा, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।